friends, dear students. Today we have a new topic that is known as control structure. As you can see, the topic is control structure. Basically, what do you mean by the control structure? Control structure basically used to control the execution of the program. Like sometimes we have to execute the statements one after another, and sometimes depending on certain situations we have to work. And sometimes a particular set of instruction can be executed several times. So in that cases, these all are the different possibilities. The first was executing the several statements one after another. That is called sequence. मतलब एक के बाद एक. And when we have to work on conditions, ठीक है, तो that is called selection. And any set of instructions to be executed more than once, we say it is repetition. So there are three types of control structure. One is, however, the first which I am writing, that is not a control structure, sequence. Next is selection. Actually it is selection. And third one is iteration. तो सिलेक्शन सीक्वेंस तो वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट हो गया, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ये बहुत रेयरली यूज होता है. सिलेक्शन वी कैन वर्क यूजिंग इफ एल्स, ठीक है, और स्विच केस. एंड इटरेशन हम सभी जानते हैं, फॉर, व्हाइल, ठीक है, एंड डू व्हाइल. इसमें भी कई तरीके के हमारे पास ऑप्शंस हैं. फिलहाल हम अभी सिलेक्शन देखेंगे, ठीक है. तो स्टेटमेंट्स इफ में क्या होता है? इफ दैट टेक्स ए कंडीशन, इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स ट्रू, इफ, तो दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है. इफ एल्स, if the condition is true, execute the following statements, else execute the following statements, ठीक है. तो ये एक तरीका था हमारे पास. ये एक सिंपल इफ एल्स कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है. वी हैव सेवरल फॉर्म. अब जैसे दूसरा इस कंस्ट्रक्ट हम देखते हैं. दिस वाज द फर्स्ट सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट. सेकंड, इट कैन हैव ओनली इफ, केवल एक कंडीशन हो सकती है. अगर केवल कंडीशन है तो भी ये जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ बार बार, ठीक है, दिस इज द ऑप्शनल, ठीक है. ये जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, दिस इज ऑप्शनल. अगर हम किसी स्टेटमेंट के साथ एक कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी क्या किया, ऊपर वाले लॉजिक को देख लेते पहले, ठीक. कि ऊपर क्या लिखा था? इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स. ऐसे ही हमने दूसरा कंडीशन लिखा, ये सेकंड पार्ट हुआ. अब थर्ड आता है इफ एल्स इफ लेटर. लेटर का मतलब फर्स्ट कंडीशन. इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, देन वी विल गो टू फॉल्स पार्ट, ठीक है. Now we are coming to the false part. The false part is else, and again since we have to evaluate another condition, then we will use else. Again, if the third part is not correct, execute the following statement. Even if the third condition is true, then do accordingly. Otherwise, ठीक. अगर else the condition is false, else, देखिए ऐसा इसलिए हमने ये प्रोग्राम लिखा है. इसमें कई तरीके की वैरायटी थी.
अगर जैसे ये स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड इफ, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आएंगे. एंड सिंस वी हैव टू इवेल्युएट ए कंडीशन, वी विल इवेल्युएट द कंडीशन. इफ द कंडीशन इज अगेन फॉल्स, वी विल गो टू एल्स. Again, since the condition to be evaluated, we are using if. If this condition is false, we will go to else. And finally, if none of the condition will satisfy, then definitely one condition should be executed. ठीक है, तो that is, जैसे एक सेल्समैन है, सॉरी इसको कट कर देता है. एक स्टूडेंट था, उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 90 थी, तो उसको क्या दिया, ग्रेड ए. 65 टू 90 तक लाई कर रहा है तो बी दिया. ग्रेटर देन इक्वल टू 45 से 65 तक लाई कर रहा है तो सी दिया. और उसके बाद ऑब्वियसली ये उससे बिलो जाएगा तो वी विल गिव हिम ग्रेड डी. तो ऐसे केसेस में एक लेटर क्रिएट हो जाएगा. अगर ये नहीं है तो इज इट, अगर ये भी नहीं है देन चेक इज इट और नॉट. इफ ये भी नहीं है तो ऑब्वियसली एक कंडीशन होगी. तो इस केस में हम लोग ये इफ एल्स इफ लेटर मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग ये इफ एल्स देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इफ द कंडीशन इज ट्रू डू दिस. हाँ, अब इसमें एक चीज़ और बताने वाली है कि जैसे मैं हर इफ के साथ एक ये ब्लॉक बनाता हूँ. ये ब्लॉक कब ऑप्शनल होता है? ब्लॉक, ये ब्लॉक होता क्या एक्चुअली? ठीक है, a block is basically a set of one or more statements which are enclosed inside the curly braces is called a block. अब देखिए, हम स्टेटमेंट इफ के साथ कोई कंडीशन दे रहे हैं, तो अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं. ठीक है, एल्स स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट इसके साथ कनेक्टिंग है. तो इसके लिए कोई ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है. मतलब एक ही स्टेटमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, तो ये स्टेटमेंट 2 जो था ये इस कंडीशन से कनेक्ट नहीं हुआ और ये बाहर हो गया और इसके बाद एल्स आएगा. तो एल्स का मतलब वो किसी इफ से नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो एरर आएगी वो मिसप्लेस्ड एल्स आएगी. तो इसको क्या कर दें, सही कर लेते हैं. यहाँ पे इसको ब्लॉक बना देते हैं. ठीक है, इसको ब्लॉक इसलिए बनाते हैं किस से कि इसकी ठीक है. अब ये ब्लॉक बन गया. अब ये दो स्टेटमेंट इस कंडीशन से कनेक्ट हो गए. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दीज टू स्टेटमेंट्स or whatever set of instruction will be written inside this if that will be executed, otherwise else. अब else के साथ एक स्टेटमेंट तो ब्लॉक की जरूरत नहीं है. that's why it is called optional. ठीक है, तो चलिए इसको फिर से एक बार रिव्यू कर देते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. if, कंडीशन, स्टेटमेंट, else. ठीक है, ठीक. अगर एक ही स्टेटमेंट है, देखिए अब यहाँ पे ये जो पूरा स्टेटमेंट था हमारा इफ. ठीक है, कंडीशन ट्रू डू दिस, इफ द कंडीशन फॉल्स डू दिस. अब नेक्स्ट वाला जो है एक ही स्टेटमेंट है. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इफ के साथ एल्स होना चाहिए. इट कैन हैव ओनली कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो करेंगे ये काम, अदरवाइज वी विल लीव द जॉब. ठीक है, थर्ड वाली पार्ट जो था इसमें इफ एल्स इफ लेटर होता है. मल्टीपल कंडीशन जनरली प्रेफरेबल यही हो जाता है. और बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे लार्जर बिटवीन 2 निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं. छोटा मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है इसके लिए. क्वेश्चन 1 बाय 1 आई विल डिस्कस. अब एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देते हैं समझने के लिए. else obviously b is greater. ठीक है, तो ये if के साथ एक ही स्टेटमेंट था तो हमने ब्लॉक नहीं बनाया. ठीक है, अगर हम ब्लॉक बना भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए अब एक दूसरे प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं. ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आते हैं क्वेश्चन.
ठीक है। इस क्वेश्चन में आने से पहले अब जैसे ये क्वेश्चन है, वैप इन जावा टू इनपुट ए स्टूडेंट्स नेम, क्लास, रोल नंबर एंड मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, कंप्यूट द टोटल मार्क्स, ग्रेड, मार्क्स एंड ग्रेड एज पर द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूट द टोटल मार्क्स एंड ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड कंप्यूट करने के लिए जो 90 हमारा दिया हो, ये हमारा एक्चुअली परसेंटेज है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को लिखते हैं, इंपोर्ट क्लास स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन टू रीड द नेम। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, हम लोग रोल नंबर और क्लास को अभी इग्नोर कर रहे हैं। एंटर द मार्क्स और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे, M1, M2 एंड M3। ठीक है, 5 की जगह हम लोग उसको 3 कर देते हैं और ये लाइन अभी रोल नंबर और क्लास को हटा देना। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं जो मार्क्स लेंगे वो इंटीजर में लेंगे। नेक्स्ट INT, now we will calculate total. Integer total is equal to M1 plus M2 plus M3 and double percentage is equal to total upon 3, क्योंकि if now if percentage greater than 90, देखिए यहाँ पे क्या है 90 और इक्वल, तो ग्रेड क्या हो जाएगा सेम। तो हमने 90 और इक्वल कैसे लिखेंगे, 90 और इक्वल, सो ग्रेड ए, सॉरी डबल कोट्स यहाँ हो गया आगे। ठीक है, एल्स दूसरी कंडीशन, परसेंटेज ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 90, सो ग्रेड बी, इसमें ई ग्रेड तक दिया हुआ। देखिए अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऐड ऑन क्या करूँगा, अब जैसे इस स्टेटमेंट को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, जैसे क्वेश्चन में जैसे परसेंटेज थी हमारे। ठीक है, अब जरा इस स्टेटमेंट को आप समझने की कोशिश करें, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन, क्या होता है, ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 70, बट लेस देन 70। ठीक है, इसको लिखते कैसे, परसेंटेज ग्रेटर देन 50। अगर हम ये भी लिखेंगे चल जाएगा, क्यों, यहाँ पे इसको थोड़ा लॉजिकली समझता है। ग्रेड सी। ठीक है, अब देखिए स्लैब कैसे आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, परसेंटेज 90 से एबव होगा तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, अगर नहीं होगा तो एल्स में आएगा। तो जब परसेंटेज 70 हुआ तो ऑब्वियसली वो 90 तक ही चेक करेगा, बिलो 90, क्योंकि 90 और 90 एबव में तो उसको आगे ही जाना था। अब क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो डायरेक्टली यहीं आएगा। और यहाँ परसेंटेज ग्रेटर देन 50, देखिए 90 नहीं था, 90 एबव नहीं था, 70 to 90 नहीं था,
तो अगला ग्रेड क्या होगा, 50 प्लस है तो ऑब्वियसली वो 70 तक ही जाएगा, उसके अलावा लेफ्ट राइट तो जाएगा नहीं। अगली कंडीशन कैसे लिखेंगे, यहाँ जगह भी कम थी, इसको समझना भी चाहिए कि हाउ वी कैन यूज इन डिफरेंट वे। अब हम यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ये ऑटोमेटिकली 50 तक ही जाएगा। एल्स सोप एलन ग्रेड डी ठीक है। अब इसके बाद ग्रेड डी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला एल्स ऑब्वियसली है कि ग्रेड लेस देन 40 होगा, सो ग्रेड ई और सोप नेम इज प्लस नेम सोप एलन परसेंटेज इज पर एंड सोप एलन, आप सोप लिखो या अभी तो चल जाएगा, द ग्रेड इज, ग्रेड तो ऑलरेडी डिस्प्लेड हो चुकी है, ठीक है। हम वी कैन स्टोर एंड डिस्प्ले द ग्रेड अकॉर्डिंगली, इसलिए नेम परसेंटेज मांगा ही नहीं था, ठीक। तो दिस इज ओवरऑल हाउ टू राइट मल्टीपल प्रोग्राम्स, हाउ टू राइट द कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लास ली स्टूडेंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंटर द नेम, ठीक है। यहाँ पे नेम आ गया हमारे पास, नेम ले लिया, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। फॉर्मेट याद होना चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप देखिए, इंटर द M1 M2 एंड M3, ठीक। अब सारे मार्क्स ले लिए हमने, मैंने 5 को 3 कर दिया, टोटल निकाला, परसेंटेज निकाली। आप फॉर्मूला होता है अगर 100 मार्क्स सब्जेक्ट का है तो टोटल इंटू 100 अपॉन 300 सम ऑफ द टोटल मार्क्स होता है, तो आप 100 अपॉन 300 लिखते या 1 अपॉन 3 लिख दिए, एक ही मतलब हुआ। अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन 90, सॉरी परसेंटेज ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेड ए, ये स्टेटमेंट आप ध्यान से उसको इवेल्युएट करो कि क्यों मैंने 50 लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा मैथमेटिकली इवेल्युएट करो, क्योंकि 90 से अबव नहीं है, इक्वल टू नहीं है, 70 से ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर 50 है ग्रेटर देन 50 तो वो इसी रेंज तक जाएगा ना, और अगर 70 से ग्रेटर होगा तो वो लेस देन 90 जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद मैंने एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लो एक बार फिर से, सेकंड क्वेश्चन में जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा लॉजिकली होता है। अब जैसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो पहले 10 kg के लिए 30 रुपीज़ पर kg दे रही है, फॉर द नेक्स्ट 20 kg 20 रुपये पर kg, अबव 30 kg 15 रुपीज़ पर kg दे रही है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं। Assume the scanner package is already imported, okay। इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन देखो, वेट कॉस्ट into the weight, तो W is equal to SC dot next INT। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इफ W is less than up to 10 kg, ठीक है, तो कॉस्ट कितना होगा, W इंटू 30 रुपीज़ पर kg। अगले स्टेप को ज़रा ध्यान से देखिए, अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, फॉर द नेक्स्ट 20 kg, मतलब अगर 10 kg तक था तो 30 रुपीज़ पर kg था, अब नेक्स्ट kg मतलब हमारा वेट कहाँ तक लाई होना चाहिए, W शुड बी, इफ द W इज ग्रेटर देन 10 एंड W इज लेस देन अप टू 30, मतलब नेक्स्ट 20 हो गया, तो कॉस्ट कितनी आएगी। अब इसमें दो पार्ट हो गए, पहले का फर्स्ट 10 kg और रिमेनिंग 20 kg में जितने भी kgs होंगे, तो कॉस्ट कितनी आएगी, फॉर फर्स्ट 10 kg 30 रुपीज़ पर kg
प्लस रिमेनिंग का क्या हो जाएगा, W से 10 kg को हमने एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो रिमेनिंग केजीज आ गई जो भी होंगी इंटू 20 रुपीज़ पर केजी। ठीक, अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाला आ जाएगा ऑब्वियसली कि ये अबव 30 kg होगा तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसमें 3 बाइफर्केशन होंगे, पहले 10 kg का 30 रुपीज़, ठीक है, प्लस 20 kg का 20 रुपीज़। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, और लेकिन हम W माइनस 30 क्योंकि पहले 10 बाद के 20 इंटू 15 रुपीज़ पर केजी। देखिए अगर हमारे पास 25 kg थे तो इसमें से पहले के अगर हम 25 kg थे तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ग्रेटर देन 10, तो इसमें से पहले 10 kg निकल गए तो रिमेनिंग kg इस पर 10 kg पे कितना लगा 30 रुपीज़ और इस 15 kg पे 20 रुपये। अगर आपके 45 kg होते तो पहले 10 kg अलग हो जाते, रिमेनिंग 20 kg अलग हो जाते, उसके बाद ही 15 kg हो जाते, इस पर 15 रुपये लगता इंटू 20 इंटू 30। दिस इज द वे। सो द टोटल कॉस्ट इज प्लस कॉस्ट। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में फॉर द अप टू दिस नेक्स्ट दिस, तो नेक्स्ट दिस में यही कॉन्सेप्ट चलेगा, रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इस टाइप के क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। छोटा सा एग्जांपल जैसे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट 200 यूनिट्स, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना। ₹100, ठीक है, नेक्स्ट 100 यूनिट्स, ठीक है, एट द रेट 2 पर यूनिट, नेक्स्ट 100 यूनिट्स एट द रेट 3 पर यूनिट, एबव, अब देखिए 400 यूनिट्स एट द रेट 10 पर यूनिट। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, पहले 200 यूनिट का फिक्स 100 दे दोगे, उसके बाद रिमेनिंग में अगर 2 रुपये यूनिट है तो पहले 200 के आप 100 रुपये लोगे प्लस रिमेनिंग यूनिट का 2 रुपये के हिसाब से चार्ज करोगे। दिस ट्राई करना, सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, नो डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर हम एक टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली टिल दैट टाइम आई एम सॉल्विंग। क्लास एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय ले लें या पर्सन ले लें, इनकम ले लें, इनकम टैक्स। I am already assuming the scanner, the package is already imported, but let me write. आप तब तक इसकी सारी कंडीशन को ध्यान से देखो। इसमें क्या कह रहा है कि इनकम, वी हैव टू एक्सेप्ट द टैक्सेबल इनकम, ठीक है, और डबल टैक्सेबल इनकम TI, and another thing that we have to compute, that is tax. So enter the taxable income, so TI will be SC dot, what it will be, next double, if, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, if TI is get less than up to 1 lakh, then tax will be 0, else
अगला पार्ट देखिए, ग्रेटर देन 1 लाख बट अप टू 2,50,000। तो इफ़ इसको हम चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, टी आई ग्रेटर देन 1 लाख एंड टी आई लेस देन अप टू 2,50,000, then tax will be the 10% of amount exceeding rupees। तो 10% कितना हो जाएगा, टी आई माइनस 1 लाख, जो 1 लाख से जो एक्सीडिंग कर रहा होगा अमाउंट, ठीक है, उसका 10% निकलेगा। तो 10% निकला, 10/100 लिखिए, या चलिए एल्स इफ, अब इसको थोड़ा, टी आई ग्रेटर देन 2,50,000 एंड टी आई लेस देन 4,50,000। तो टैक्स कितने पे निकलेगा, टी आई माइनस रिमेनिंग अमाउंट 2,50,000 इंटू 0.20 प्लस 1,000। else obviously no need to compare, because this value is same, tax is equal to टी आई माइनस 4,50,000, क्योंकि जो हमारी इनकम है अभी इस समय कितनी है, 4,50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो टैक्स किस पे निकलेगा, 0.30 रिमेनिंग एक्सीडिंग अमाउंट और प्लस 10,000। So the taxes is plus tax। और भी जो भी मैसेज हम फॉर्मेट करना चाहें, दैट टैक्स ऑफ द टैक्सेबल इनकम इज दिस, और जो भी अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो इस लाइन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सी द सॉल्यूशन, व्हाई इट हैज़ बीन डन लाइक दिस, ओके। इनकम अगर 1 लाख से कम है तो टैक्स 0 हो गया, अगर 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 2.5 लाख से कम है, या टिल 2,50,000, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाएगा, उसका जो टैक्सेबल इनकम का उसका 10% अमाउंट जो उससे एक्सीड करेगा। मान लेते हैं हमारी इनकम 1,45,000 थी, तो टैक्स किस पे निकलेगा, माइनस 1 लाख, दैट इज़ 45,000, और इस पर टैक्स निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी निकलेगा। चलिए मैं एक थोड़ा रैंडम क्वेश्चन आपको बता देता हूँ इस समय, ठीक है। रैंडम क्वेश्चन ये है कि एक्सेप्ट ए कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज ए वॉवेल और नॉट, ठीक है। मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो हाउ वी विल चेक, इफ सी एच इज इक्वल टू ए, और बेसिकली इफ एल्स हम लोग यूज ही इसलिए करते हैं कि हम कंपाउंड कंडीशंस को हम यूज़ कर सकें, ठीक है। वी कुड कंबाइन, वी कुड यूज कॉम्प्लेक्स, वी कुड कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल लेटर्स को मैंने एक जानबूझ के इग्नोर किया, सो वॉवेल एल्स, सो नॉट वॉवेल, ठीक। आप स्कैनर भी यूज कर सकते थे, ठीक है। एक ये तरीका, vowel or not, this is the question।
ठीक है, दिस वे यू कैन सॉल्व द गिवन कैरेक्टर। अभी हमने किसको अपर केस में लिया है, अगर लोअर केस होता तो यहाँ पे आप सी एच जितने भी लेटर्स हैं उनको स्मॉल केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे हमने देख रखा था। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी operator condition that takes a logical expression, and this is the structure of ternary operator, true part or false part. So actually small conditions होते तो we can use instead of using if else we can use ternary operator, लेकिन बहुत frequently नहीं use होता है। it is used for the general condition like greater smaller है, larger greater value print करनी है, सिंपल में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते। फिलहाल हम एक क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग टू नंबर एंड प्रिंटिंग y इज इक्वल टू 10 एज्यूमिंग बोथ आर इंटीजर, ठीक है, इसको इंटीजर ही मान लेते हैं। इंटीजर z इज इक्वल टू मैक्स ले लेते हैं, फाइंडिंग द लार्जेस्ट x ग्रेटर देन y देन क्वेश्चन मार्क x अदरवाइज y। तो यहाँ क्या होगा, अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो ये जो x की वैल्यू होगी वो मैक्स में स्टोर होगी, या फिर y की जो वैल्यू होगी वो मैक्स में स्टोर होगी। तो मैक्स विल कंटेन। अब इस टाइप के स्मॉल क्वेश्चंस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं द ग्रेटर वैल्यू इज प्लस मैक्स। अब छोटा सा मैं आपको इसमें मॉडिफाई करके देता हूँ। जैसे हमारे पास 3 नंबर था, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये Q1 ले लेते हैं और ये Q2 ले लेते हैं। X 5 है, Y 10 है और Z हमारा 8 है, ठीक है। तो लार्जर वैल्यू क्या होगी, सभी इंटीजर है, तो लार्जर वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 10। तो हमने क्या लिखा, इंटीजर मैक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू, देखिए अगर x y से ग्रेटर है, अगर ये इससे ग्रेटर है, ठीक है, और ये इससे ग्रेटर है, तो कौन ग्रेटर हुआ, x। अगर x y से ग्रेटर है, x z से ग्रेटर है, तो कौन ग्रेटर होगा, x नहीं तो z, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा, अगर x y से ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब y x से ग्रेटर है। तो अगर y इज ग्रेटर देन z, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, y नहीं तो z। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट था जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर कि हमने क्या देखा कि अगर x की वैल्यू, मान लीजिए x कितना है 5 और y 10 और z कितना है हमारा 8, है ना। तो ये इससे ग्रेटर है, नहीं। अब देखिए दूसरा, ये इससे ग्रेटर नहीं है तो ऑब्वियसली ये इससे ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो y अगर x से ग्रेटर है और y z से भी ग्रेटर है, ठीक है, तो इसका मतलब y x से ग्रेटर हुआ। तो यहाँ हमने चेक किया y z से ग्रेटर है तो y, ठीक है, y z से ग्रेटर है तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या वैल्यू स्टोर आके आएगी, y की वैल्यू, और इसमें क्या वैल्यू स्टोर होकर आएगी, इधर x और z, इसमें भी y और z की ही वैल्यू है। तो अभी क्या वैल्यू मिली, y की, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 10। अगर हम थोड़ी देर के लिए x को 5 और y को 8 और z को 10 मान लें तो इस केस में क्या होगा, x ग्रेटर देन y, नहीं, x ग्रेटर देन y नहीं, तो y ग्रेटर हुआ x से, तो इसमें आ जाएंगे y ग्रेटर देन z, y ग्रेटर देन z, नो, तो क्या वैल्यू मिलेगी z, यानी कि 10 मिलेगा, ठीक है, समझ में आया।